हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट नंबर 10। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है जो हमारा पॉलिटी का टेस्ट नंबर चल रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 9 टेस्ट नंबर सॉल्व कर लिए हैं 2021 के। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और 2020 के भी सारे हमने टेस्ट सॉल्व कर लिए थे, तो उसको भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं रिवीजन के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री करते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है। ठीक है, और थर्ड है कि यह रणनीतिक बिक्री से संबंधित मामलों जो रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी मामलों सहित विनिवेश पर निर्णय करती है। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसका काम ही होता है, जो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, ये विनिवेश पर अपना काम करती है, उस पर योजनाएं बनाती है कैसे हमको डिसइन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है इसमें, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है उसकी जो अनुशंसा की जाती है वो सीएसीपी के द्वारा की जाती है। सीएसीपी मतलब कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो हमारा केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो होती है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि निजी संसद सदस्यों के विधेयकों की स्थिति में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि धन विधेयक की स्थिति में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, और थर्ड है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति प्राप्त वीटो की कोई भी शक्ति नहीं है। तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें कोई वीटो नहीं कर सकता है। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें जो है वीटो नहीं कर सकता है, कोई शक्ति इसके पास प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो ये गलत है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है इसमें भी ये कोई वीटो नहीं, वीटो की शक्ति इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है हमारा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि निजी सदस्यों की जो विधेयकों की स्थिति में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में किया जाता है। एक तो देखो ये निजी जो निजी सदस्यों के जो विधेयक होते हैं उस पे ये अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जा सकता है आर्टिकल 111 के अंतर्गत। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे मंत्रिमंडल का जब त्यागपत्र दे दे मंत्रिमंडल, तब भी इस वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वन एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 53। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत के संविधान के संघ सूची में हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, सेकेंड है कि अंतर्राज्यीय संगरोध और डाक बचत बैंक। ठीक है, तो इसमें अगर संविधान की संघ सूची की जो बात की जा रही है, तो इसमें देखो आपको डाक और बचत बैंक के बारे में बात की जा रही है, तो ये तो आपको संघ सूची में आएगा। अंतर्राज्यीय जो संबंध होते हैं, ठीक है, उनको भी इनको इसी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, लेकिन जो ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात की जा रही है, ये आपको संघ सूची के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट पहला वाला। ठीक है, 2 और 3 सही हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि वह चक्रानुक्रम में संबंधित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है कि वह मतभेद की स्थिति में किसी मंत्री से त्यागपत्र देने या राज्यपाल को उसे पदच्युत करने का परामर्श दे सकता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट है कि वह नीति आयोग के शासी परिषद का सदस्य होता है। तो देखो हमारा स्टेटमेंट तो सिंपल सा बात है, ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये जो शासी परिषद जो नीति आयोग होती है उसमें सदस्य होता है। ठीक है, और किसी भी मतभेद की स्थिति में ये किसी भी मंत्री को राज्यपाल के थ्रू जो है पदच्युत या त्यागपत्र देने की मतलब अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट कहा गया है, तो ये तो हमारा देखो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि चक्रानुक्रम में ये
जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका उपाध्यक्ष होता है, ना कि अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष गृह मंत्री देखने को मिलता है, ठीक है। जो इसका जोनल काउंसिल होती है, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी समय जो है विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, हमारा सेकेंड गलत हो गया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो फर्स्ट है कि वह राष्ट्रपति से किसी भी व्यक्ति जो संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कि मंत्री के रूप में अनुशंसा कर सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि उसे संसद के निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक मतलब होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो पीएम के बारे में जो बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि जब तक लोकसभा में उसे विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वो बना रह सकता है, वरना जो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। और सेकेंड में जो कहा गया है कि उसे संसद के निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये तो गलत है, इसमें आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसका चाहे राज्यसभा से ये हो सदस्य या लोकसभा से हो, और इवन अगर वो सदस्य नहीं भी है फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन के आधार पर कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी भी एक सदन की, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि वह राष्ट्रपति से किसी भी समय जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कि मंत्री के रूप में अनुशंसा कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पंचायत के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित सभी प्रश्नों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, ठीक है। और सेकेंड है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये भारत के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें और पदावधि होती है वो जो आपको राष्ट्रपति देखने को नहीं मिलता है वहाँ पे आपको जो ये इसके जो कार्य होते हैं और ये सब जो पदावधि होती है, तो ये सेवा शर्तें ये राज्यपाल इसके बारे में बात करता है। और इसका आर्टिकल 43 में ये इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट में जो कहा गया है तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो पंचायतों के सदस्य की निरर्हता संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है उसको नहीं भेजा जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा राज्य विधानमंडल में जो होते हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडल कोई लॉ बना सकता है या कोई नियम बना सकता है या कोई निर्देश दे सकता है, उसके द्वारा उसको उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 57 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, जिसका अर्थ है कि दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं और दल बदल जो विरोधी कानून है यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत विधायिका इन निर्वाचनों में मतदान नहीं कर सकती हैं। तो देखो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभाएं और जो विधानसभाएं हैं राज्यों की और यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभाएं हैं उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं सभी उसमें डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में सभी मत डालते हैं, ठीक है, मतलब अपना मतदान करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है उसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो ये तो हमारा गलत जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में है, ठीक है, जो बात की जा रही है, तो ये तो हमारा सही है क्योंकि इसमें ये लोग नहीं डालते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि ये ओपन नहीं गुप्त मतदान के द्वारा होता है, साथ साथ इस पर जो कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड वाला हमारा सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 58 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि 30 अगस्त 2016 को एक पंचायत चुनाव हुआ, हालांकि 20 फरवरी 2018 को वह भंग हो गई और
एक नई पंचायत निर्वाचित की गई है। नई पंचायत का कार्यकाल समाप्त होगा, कब समाप्त होगा इसका मतलब है, तो ये ऑप्शन है 30 अगस्त 1919 और 30 अगस्त 1921, 20 फरवरी 1921 और 20 फरवरी 2023। तो इसका देखो 2021, तो हमारा देखो बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 30 अगस्त 2021 को ख़त्म होगी, क्योंकि जो हमारा पंचायत चुनाव का कार्यकाल होता है नॉर्मल, वो 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन जब बीच में कोई जो पंचायत होती है वो भंग हो जाती है, तो जब दोबारा उसका चुनाव होता है तो शेष समय के लिए वो चुनी जाती है, ठीक है। जितना उसका शेष समय बचा होता है उतने के लिए, तो उसका जो है 5 साल ही मतलब कार्यावधि रहेगी, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। सेकेंड है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। और थर्ड है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन के कुल 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकता है, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों और मनोनीत सदस्यों के द्वारा जो राष्ट्रपति का मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है कि ये लोग भाग नहीं लेते हैं, जो विधानसभाओं और यूनियन टेरिटरी के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। और सेकेंड में जो कहा गया है कि ये प्रत्येक सदन के 2/3 के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। और जो आरोप लगाया जाता है, ये किसी भी सदन में मतलब महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसका आर्टिकल 61 में जो है उसका उल्लेख किया गया है संविधान में, लेकिन उसमें जो है संविधान का जो उल्लंघन होता है, ठीक है, उसके बारे में तो बात की गई है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाएगा राष्ट्रपति पर, लेकिन उस जो वर्ड को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान द्वारा, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है इसका, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्र राज्य विधायी संबंधों में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अवशिष्ट विषय वे विषय हैं जिन्हें 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सेकेंड है कि अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये गलत है, राष्ट्रपति में नहीं है, संसद में निहित है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में सही है, क्योंकि जो 7वीं अनुसूची में जो विषय जो जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं उसके इतर जो बचे हुए हैं, जो उससे बचे हुए हैं, उनको जो है अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें सी वेड यानी समुद्री अधस्तल 2030 परियोजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कि वर्ष 2020 तक विश्व के महासागरीय अधस्तल का स्पष्ट मानचित्र बनाने से है। सेकेंड है कि महासागरीय अध्ययन के लिए मानवों को पनडुब्बी वाहन द्वारा गहरे समुद्र में भेजने संबंधी भारत के प्रयास से है, ठीक है। और सी ऑप्शन है हमारा कि वर्ष 2030 तक विश्व के लुप्त प्राय हो चुके प्रवालों के संरक्षण और पुनर्स्थापना से है। और डी है कि 2030 तक महासागरीय अधस्तल को प्लास्टिक मुक्त करना है, ठीक है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है। इसमें जो 2030 तक विश्व के महासागरीय अधस्तल का स्पष्ट मानचित्र बनाना है, जिससे कि वहाँ जो समुद्र में हम फाइबर केबल बिछा सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो जो खनिज होते हैं उनका हम खनन कर सकते हैं, तो उन लोकेशन को इंक्लूड करने के लिए वहाँ समुद्री रास्ते बना सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये मतलब परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत में शहरी स्थानीय शासन के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में पहला नगर निगम 1687 में बम्बई में स्थापित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विषय था, ठीक है। तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। ये जो प्रथम नगर निगम बनाया गया था ये मद्रास में बनाया गया था, न कि मुंबई में, ठीक है।
तो ये हमारा गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो 1935 का जो एक्ट आया था, ठीक है, भारत सरकार एक्ट, उसमें इस स्वशासन जो था ये प्रांतीय विषय शामिल था, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 63, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस समिति ने प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और आपातों के प्रबंध के लिए समवर्ती सूची के लिए एक नई प्रविष्टि सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, ठीक है। तो उसके बारे में हमको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो देखो, ए ऑप्शन है कि 21वें विधि आयोग ने, ठीक है, बी है पीके थुंगन समिति, और सी ऑप्शन है द्वितीय प्रशासनिक आयोग, और डी है कि विजय केलकर समिति, ठीक है। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो द्वितीय प्रशासनिक आयोग था, ठीक है, इसी के द्वारा ये अनुशंसा की गई थी कि प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं और आपातों से प्रबंधन के लिए समवर्ती सूची में एक नया विषय बनाया जाए, ठीक है, उसकी अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 64, इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला सोनाकाकू द्वीप किस देश के मध्य विवादित क्षेत्र है। तो ए ऑप्शन है जापान रूस है, बी है जापान चाइना है, और चाइना फिलीपींस है, और डी है कि चीन और वियतनाम है, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो चीन और जापान के मध्य ये वाला जो सोनकाकू द्वीप आपको देखने को मिलेगा, इसी में विवाद है। ये चाइना ईस्ट सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। चाइना साउथ जो चाइना साउथ सी जो है, ठीक है, उसी में देखने को मिलेगा। और इसका ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जापान ने इसमें क्या किया है कि इसका नाम बदलने के लिए एक एक्ट पारित किया है, ठीक है। उसी के लिए चाइना को बहुत बड़ी मिर्ची लगी है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, ये हमारा पार्ट है, आप कहे इसमें आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके संबंध में है, और जापान अपना दावा करता है, ठीक है। तो उसी के लिए तो इसका नाम बदल कर क्या रखा जा रहा है, तो इसकी उत्सुकता तो आप लोगों को होगी, ठीक है। तो बता देते हैं हम। तो इसमें टोनोशिरो इसका नाम रखा जाएगा, टोनोशिरो, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है, और ऐसे ये बहुत जल्दी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ठीक है। तो इन पे आप लोगों को थोड़ा सा कमांड रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित किन मदों को संविधान की 12वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि नगरीय नियोजन, ठीक है, सेकंड है यातायात प्रबंधन, और थर्ड है विवाह विच्छेदन कूड़ा करकट प्रबंधन, और फिफ्थ है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो इसमें देखो, जो ये 12वीं अनुसूची है ये नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें नगरीय नियोजन समिति तो होगी ही होगी, ठीक है, और कूड़ा करकट प्रबंध भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन यातायात प्रबंधन और विवाह विच्छेदन ये इसमें शामिल नहीं है, और ना ही गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन शामिल हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 66, इसमें कहा गया है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला पेट्रापोल और बेनापोल एकीकृत चेक पोस्ट निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कि इजराइल और फिलीपींस को, ठीक है, बी है इंग्लैंड और फ्रांस, सी है भारत बांग्लादेश, और डी है पाकिस्तान और चीन। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक चेक पोस्ट है, ठीक है। तो ये जो पेटा पोर्ट है ये आपको व्यापारिक पोर्ट देखने को मिलेगा इंडिया का, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये बेना पोर्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये है कि ये दोनों के बीच व्यापारिक एक चेक पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 67, तो इसमें कहा गया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के प्रावधानों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है कि पंचायतों के सभी तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों यानी सदस्य और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण है, ठीक है। मतलब दोनों के लिए, दोनों पदों के लिए आरक्षण प्रदान है। और सेकेंड है कि पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, ठीक है, पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, अर्थात उन्हें कर शुल्क पथ और अन्य फीसें उद्ग्रहित और संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करना, ठीक है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है कि पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कुछ देखो 73वें संविधान संशोधन में दो सूचियां बनाई गई थी, एक में तो कुछ अनिवार्य संसाधन दिए गए हैं, एक में स्वैच्छिक हैं, जो मतलब राज्य विधानसभा द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसकी इच्छा होगी तो वो प्रदान कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये इच्छा पर आधारित है विधानसभा की, वो चाहे तो दे सकता है अन्यथा वो नहीं देता है, ठीक है। तो ये गलत है, और ये प्रोविज़न अभी तक यूपी में तो नहीं लागू है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं है ये, मतलब प्रोविज़न है नहीं, ठीक है, कुछ ही स्टेट में ये दिया गया है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये अनिवार्य है कि 21 वर्ष होनी चाहिए, और पंचायतों में जो महिलाओं के लिए तीनों स्तर पर जो आरक्षण की का प्रोविज़न भी किया गया है।
तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 68 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्यसभा के चुनाव में उपयुक्त में से कौन नहीं, मतलब नोटा का विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, और सेकंड है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान के दौरान सदस्य पर दल परिवर्तन रोधी कानून लागू होता है। और थर्ड है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान हेतु खुले मत पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें खुले जो मत पत्र का प्रयोग इसमें जो कहा गया है ये तो देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें खुले मतदान के द्वारा मतलब होता है। ठीक है, चुनाव होता है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो कहा गया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें लागू नहीं होता है और ना ही नोटा का विकल्प होता है इसमें। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और गलत स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सा इसमें है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड गलत हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है हमारा 69। तो इसमें कहा गया कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन में उल्लिखित सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। ठीक है, और सेकंड है कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष चुने गए सदस्यों के द्वारा एवं उनके मध्य से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। थर्ड है कि गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा। तो जो इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, तो देखो इसमें ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि गांव और मध्य और जिला स्तर पर जो पंचायतों के सभी सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। और सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों के जो अध्यक्ष चुने गए वो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सदस्यों द्वारा उनके मध्य से मतलब जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा उसका चुनाव होता है अध्यक्ष का। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि जो गांव स्तर पर जो पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, तो नहीं, ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो सदस्य होते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा देखो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें कहा गया है केंद्र और राज्य के मध्य कार्यपालिका की शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि केंद्र के कार्यपालिका कार्य राज्य को उक्त राज्य की सहमति के बिना सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब राज्य की सहमति ना हो तब भी सौंपे जा सकते हैं। और सेकेंड है कि समवर्ती सूची जो होती है, ठीक है, समवर्ती सूची समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यपालिका शक्ति सभी परिस्थितियों में राज्य के पास रहती है। और थर्ड है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कार्यपालिका शक्ति अनन्य रूप से संघ में निहित होती है। ठीक है, तो जो इसमें बात की जा रही है तो जो कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई भी अगर जो संधि या समझौता है तो उसमें अनन्य रूप से संघ की शक्ति निहित होती है। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसमें जो केंद्र के कार्यपालिका कार्य राज्य के उक्त राज्य की सहमति, मतलब अगर राज्य सहमत है तो ये केंद्र के कार्य उसे सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो शक्ति होती है वो सभी परिस्थितियों में जो आपको देखने को मिलेगी कार्यपालिका नहीं होती है, राज्य के पास नहीं होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई संसद कोई जिस समवर्ती सूची के विषय पर कोई संसद नियम बनाती है यानी लॉ बनाती है, तो उस पर संसद का नियंत्रण होता है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं तो इस पे भी मतलब संघ का ही होता है। ठीक है, तो ये ये अपवाद है, इनको छोड़ के ये किया जा सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इसमें सभी परिस्थितियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हमारा एक और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जब नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय पूरा करने के लिए धन पुनः विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है तब यह प्रदान किया जाता है, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर कहा गया है किस मतलब अनुदान के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि प्रत्यानुदान
सेकंड बी है सांकेतिक अनुदान, सी है कि अपवादानुदान और अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, तो देखो बी ऑप्शन सही है। जो सांकेतिक अनुदान की बात की जा रही है, जैसे कोई बात करें कि कोई जैसे स्कीम चल रही है, ठीक है, उसके लिए अगर बीच में ही वित्त खत्म हो जाता है तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 72 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष लोकसभा से होना चाहिए, और यह सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, और सेकेंड वाला जो कहा गया है कि उपक्रम समिति के अध्यक्ष के बारे में, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और ये जो इसमें सदस्यों की बात की जाती है तो ये गलत है। इसमें आपको 22 सदस्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7 राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट ए वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें कहा गया कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, के द्वारा अनुरक्षित कार्रवाई के लिए आवाहन के अधीन उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इनकी रिपोर्ट होती है किस लिए जारी की जाती है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो इसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि यह ब्लैक लिस्ट किए गए देशों की सूची है जो अपने धन शोधन रोधी और आतंकवाद वित्त पोषण को रोकने की गतिविधियों को विनियमित करने से दोषमुक्त माने गए हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि वर्तमान में इसमें केवल 2 देश उत्तर कोरिया और ईरान सम्मिलित हैं। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी ब्लैक लिस्टेड की बात की जाए तो ईरान और जो उत्तर कोरिया है, ठीक है, इसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, और पाकिस्तान जो है इसको उसमें ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ऑलरेडी डाल दिया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में टेरर फंडिंग वो बहुत ज़्यादा करता है और इनसे बचाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो ये तो हमारा सही है कि मतलब ब्लैक लिस्टेड किया जाता है जो मतलब इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवाद को जो फंडिंग करते हैं। ठीक है, आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए फंडिंग करते हैं, उन्हीं देशों पे ये लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा गया कि प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठाने के लिए संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध अनौपचारिक साधन है। ठीक है, और सेकेंड है कि प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। तो जो ये पूरक प्रश्न पूछने की बता रहे हैं तो ये गलत है। हम इसमें देखो, इसमें जो प्रश्न काल होता है इसमें एक तारांकिक प्रश्न होते हैं, एक अतारांकिक प्रश्न होते हैं। तो जो तारांकिक प्रश्न होते हैं उसमें आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जो जो अतारांकिक होते हैं उसमें नहीं पूछ सकते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और इसमें जो ये बात की जा रही है तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इसमें पूर्व सूचना जो किसी पूर्व सूचना के मामले में उठाने के लिए इसके लिए उपलब्ध अनौपचारिक साधन है, ये तो ठीक बात है, लेकिन इसमें अल्प सूचना अवधि की आवश्यकता होती है। 10 दिन के अंदर इसमें प्रश्न पूछने का प्रोविज़न किया जाता है। ठीक है, तो ये उसी के संबंध में है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि अपने पद की शपथ में मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसकी शपथ लेता है। ठीक है, अपने पद की शपथ में मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसकी शपथ लेता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने के लिए। ठीक है, और सेकेंड है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। और थर्ड है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की। ठीक है, तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की जो शपथ लेता है जो मुख्यमंत्री होता है, और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड गलत है, क्योंकि ये जो संविधान की विधि की परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी है, सेकंड है कि उप प्रधानमंत्री है, थर्ड है कि राज्यसभा का सभापति है, और संघ के कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बात की जा रही है तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो जो इसको अच्छा इसमें पदानुक्रम में लगाना है। ठीक है, अनुक्रम में लगाना है कि किसको कितनी वरीयता मिली है। तो देखो अगर बात करें तो वरीयता क्रम में तो देखो सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, और फिर पीएम होता है, फिर उसके बाद
मतलब प्रधानमंत्री होता है, और उसके बाद राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको वरीयता दी गई है। ये 4 मोस्ट टॉप के हैं, उसके नीचे फिर आते हैं, ठीक है। तो इसमें बात की जाए जो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, इसको 11वीं पोजीशन पर रखा गया है इसी के आधार पर। और अगर बात की जाए कि उप प्रधानमंत्री की, तो इसे 6 पोजीशन पर रखा गया है। और राज्य का जो सभापति होता है इसके बारे में बात की जाए तो ये 10वें पोजीशन पर रखा गया है। और कैबिनेट, जो संघ के कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन्हें 7वीं पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। तो इनको क्रम में लगाना हो तो देखो, 6 उप प्रधानमंत्री सेकेंड स्टेटमेंट पहले आएगा, सेकेंड फोर्थ, और सेकेंड फोर्थ थर्ड वन, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारित होते हैं। तो ए ऑप्शन है भारत सरकार के ऋण भार, सेकेंड है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, सी है कि किसी भी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी निर्णय या डिक्री या पंचायत के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राशि, ठीक है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ये जितने भी पदभार होते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 78 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि लोकसभा के महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महासचिव का पद भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव के पद के समक्ष होता है। सेकेंड है कि उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और थर्ड है कि राष्ट्रपति की ओर से सांसद के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये सेकेंड थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये जो सांसद होते हैं उनको आमंत्रित करता है। लेकिन जो ये इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो जो ये नियुक्ति होती है लोकसभा के महासचिव की, तो ये लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो महासचिव का पद होता है वो भारत के मंत्रिमंडल सचिव के पद के समकक्ष होता है, ठीक है। तो हमारा दोनों ये 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस से उपराष्ट्रपति का पद संसदीय लोकतंत्र के सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त करता है, ठीक है, तब सहायता प्रदान करता है। तो वह विनिश्चय करता है कि क्या राज्यसभा का कोई सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर अनर्ह है, मतलब डिस्क्वालीफाई है। और सेकेंड है कि उस उपराष्ट्रपति विभिन्न संसदीय समितियों में सदस्यों को नामित करता है, उसके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उन्हें निर्देश जारी करता है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि राज्यसभा के सभी सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति संविधान और सदन से संबंधित सभी मामलों की प्रक्रिया के नियमों की व्याख्या हेतु तो अंतिम प्राधिकारी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ये जो बात की जा रही है तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो संविधान के सभी मामलों की प्रक्रिया में नियमों की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी होता है। और ये उपराष्ट्रपति विभिन्न संसदीय समितियों को नामित करता है और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उन्हें निर्देश भी जारी करता है कि उन्हें क्या कार्य करते हैं। और उसका फर्स्ट वाला है कि वह विनिश्चय करता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर अनर्ह है या नहीं, यानी डिस्क्वालीफाई है या नहीं, ठीक है। तो ये सारे काम इसी के होते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो गया, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन में गण पूर्ति पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें निर्वाचित सदस्य हैं, सेकेंड है कि मनोनीत सदस्य हैं, और थर्ड है कि पीठासीन अधिकारी हैं। तो ये तीनों के तीनों को इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है गणपूर्ति के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गणपूर्ति का मतलब होता है कि जो सदन को चलने के लिए, मतलब बैठक करने के लिए कम से कम यानी मिनिमम 1/10 जो उसमें सदस्य हैं, जैसे लोकसभा में हैं, ठीक है, उनका मतलब 1/10 भाग उपस्थित होने चाहिए। और राज्यसभा में भी ये लागू होता है। तो ये गण पूर्ति है, मतलब अगर जैसे 550 सीट हैं उसमें लोकसभा में, तो इसमें 55 सदस्य तो होने ही चाहिए किसी बैठक को कंटिन्यू करने के लिए। और राज्यसभा में ये 25 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों को उसमें इंक्लूड करके बताया जाता है कि ये 1/10 सदस्य हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कहा गया कि संविधान के भाग 9A के अंतर्गत महानगर नियोजन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह संपूर्ण महासागर क्षेत्र के लिए प्रारूप
प्रारूप विकास तैयार करती है। ठीक है। सेकेंड है कि महानगर योजना समिति के 2/3 सदस्यों का चयन महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से किया जाता है। तो देखो सेकेंड वाला तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही है। ये तो क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं 2020 वाली टेस्ट सीरीज में, तो बहुत ज़्यादा करवाए थे। ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन जो न्यूज में रहते हैं हमेशा ना, उन्हीं क्वेश्चनों पे ये मतलब होना है, क्योंकि यूपी में चुनाव है तो उस पर बहुत ज़्यादा, ये यूपी क्या कोई भी स्टेट में चुनाव रहते हैं तो वो न्यूज में रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें तैयार ही कर लेने चाहिए। ठीक है। तो ये उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो ये देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही ही है, और सेकंड वाली जो बात की जा रही है तो सेकंड स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट भी सही है, क्योंकि संपूर्ण महानगर क्षेत्र के प्रारूप विकसित और मतलब उसके योजनाएं तैयार करने के लिए होता है, विकास प्रारूप के लिए। ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के दौरान, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान करता है। ठीक है। सेकेंड है कि राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की अनुमति नहीं है। तो देखो ये गलत है, इसमें संशोधन किया जाता है, राज्यसभा में किया जा सकता है, और ये निर्भर करता है कि अगर कोई संशोधन प्रस्तावित होता है तो वो सभापति पर निर्भर करता है कि सभापति जैसा चाहे वैसा उसमें संशोधन करवा सकता है। ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, और लेकिन लोकसभा में इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अगर लोकसभा में संशोधन हो जाएगा तो मतलब बिल पास नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब है कि उनकी लोकसभा में जो गवर्नमेंट है उसका, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका मत नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है कि संविधान के आम चुनाव के प्रथम बैठक का जो अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति देता है, और जो प्रत्येक वर्ष का पहला जो आपको सत्र देखने को मिलता है प्रत्येक वर्ष का, उसमें भी इसी का अभिभाषण होता है। ठीक है। और ये 87 आर्टिकल 87 के अंतर्गत होता है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है हमारा कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला ओवर द टॉप मीडिया यानी OTT जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में निम्नलिखित मीडिया सेवाएं निम्नलिखित में से सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगी हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग टेलीविज़न, तत्काल संदेश प्रसारण और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो तीनों के लिए ये उपलब्ध हैं। ठीक है। OTT जो प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इस पे लॉ बनाए जा रहे हैं, तो उसी के बारे में ये हैं, क्योंकि इसमें अश्लीलता बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, और इनको रेगुलेट करने के लिए, इन पे टैक्स लगाने के लिए सेंसर बोर्ड की, ये सेंसर बोर्ड से बाहर है ना, तो इसीलिए इसको जो है रेगुलेट करने की बात की जा रही है। ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा 84। इसमें कहा गया कि उत्तर पूर्वी परिषद यानी NESC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इसमें इनके सदस्यों के रूप में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। सेकेंड है कि गृह मंत्रालय जो नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है उसका उपाध्यक्ष होता है। तो ये गलत है, गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ना कि उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं हैं, इसमें जो 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के हैं प्लस सिक्किम को भी इंक्लूड किया गया है, तो 8 इसमें टोटल राज्य हैं। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, और इसे एक्ट जो ये था इसको जो उत्तर पूर्वी परिषद एक्ट 1971 के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें कहा 85। तो इसमें कहा गया कि केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है और संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि संसद सत्र के दौरान जो संसद सत्र के संचालन के दौरान भी राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकती है। और थर्ड है कि संघीय सरकार किसी भी विषय पर राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है। तो देखो ये गलत जो स्टेटमेंट ये सेकेंड वाला तो इसमें गलत है, अगर सत्र चल रहा होगा तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये तो हमारा
सही स्टेटमेंट है कि संघीय सरकार किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है अगर राष्ट्रीय आपात जो है देश में लागू हो। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला भी गलत है कि किसी भी विषय पर जो ये कहा गया है कि राज्य विधायिका निलंबित हो जाती है, तो ये निलंबित नहीं होती है। ठीक है, तो निलंबित करने का प्रोविज़न तो जो जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसमें होता है 356 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन ये तो जो 352 के अंतर्गत जो लगता है इसमें इसका प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो हमारा जो थर्ड वाला केवल स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 86, इसमें छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना सांविधिक निकाय के रूप में की जाती है। ठीक है, इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित सदस्य होते हैं और छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये गलत है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल जो सर्विसेज होती हैं और ये एक सांविधिक निकाय यानी 2000 जो छावनी एक्ट था 2006 का उसके अंतर्गत बनाया गया था। तो ये जो सांविधिक निकाय है और इसमें कुछ सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं और कुछ जो है नामित होते हैं। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 87, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि एक बार अनुमोदन हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रहती है जब तक कि वह उद्घोषणा वापस ना ले ली जाए। ठीक है, सेकेंड है कि लोकसभा इसको वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। और थर्ड है कि राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है भले ही उस दौरान लोकसभा का सत्र चल रहा हो। ठीक है, तो ये गलत है, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा होगा तो ये प्रोविज़न नहीं कर सकता, मतलब कोई व्यय जो है वो संचित निधि पर प्राधिकृत नहीं कर सकता। ठीक है, और ये वापस लेने के लिए जो कहा गया है तो ये भी इसमें जो प्रोविज़न देखने को मिलता है, तो ये इसका देखो क्या काम होता है। ये अनिश्चित काल तक पहली बात तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये 6 महीने के लिए पहली बार लगाया जाता है, उसके बाद मैक्सिमम ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो सकता है, तो ये गलत हो गया ये भी हमारा। ठीक है, और जो ये कहा जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में, तो ये जो लोकसभा का ये लोकसभा नहीं लेता, ये राष्ट्रपति वापस ले सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा हाँ डी ऑप्शन इसका सही हो गया। मैंने सोचा इसमें ऑप्शन नहीं है क्या। ठीक है, तो ये हमारा डी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 88, इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, उत्तरदायी है। और सेकेंड है कि सभी स्थानीय सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है, ये मतलब प्रत्येक वर्ष 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव किया जाता है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है, जो ये 5 चुने जाएंगे सदस्य, इनका 2 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। और अभी इंडिया का जो इसका चुनाव हुआ है, इसमें इंडिया 2021-22 के लिए 2000 मतलब 1 जनवरी 2021 से 2022 तक ये रहेगा। ठीक है, ये मतलब अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में था, तो इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है यूपीएससी। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसका काम ही होता है कि राष्ट्र के सदस्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 89, इसमें कहा गया है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायित्वपूर्ण विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितकारक पहल है। ठीक है, और सेकेंड है भारत इसका संस्थापक सदस्य। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, भारत इसका संस्थापक सदस्य और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो भी इंडिया में ही हुई थी, दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। और इसका ये अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इंडिया द्वारा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में था, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्यों में नगर निगम संविधान राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा और संघ शासित प्रदेशों में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। सेकेंड है कि नगर नियम में सामान्यतः 3 प्राधिकरण होते हैं,
अर्थात परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। तो थर्ड है कि परिषद के सभी पार्षदों का चुनाव प्रतिशतता जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो इसमें कहा जा रहा है तो जनता द्वारा नहीं, ये मतलब प्रत्यक्षता पूरे सदस्यों का जनता द्वारा नहीं होता है, कुछ का अप्रत्यक्ष द्वारा भी होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो होते हैं ये, इन्हें तीन पार्टों में डिवाइड कर रखा है। तीन प्राधिकरण होते हैं, यानी परिषद होते हैं, स्थायी समितियां होती हैं और आयुक्त होते हैं, ठीक है। और इनका जो है विधानमंडलों के अधिनियमों और नगर निगम से संबंधित जो राज्य विधानमंडल और केंद्र शासित संघ में अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ए ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो गया, एक और दो, ठीक है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि राज्य में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और सेकेंड है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। थर्ड है कि इन मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये गलत है, ये संसद द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। जो राज्य मंत्रिपरिषद के जो मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं वो विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल जो होता है जिस राज्य का, उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, निर्धारित किए जाते हैं। और इसकी जो इन मंत्रियों की जो राज्य विधान परिषद के जो मंत्री होते हैं, इनकी शपथ, जो गोपनीयता की, जो पद की गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है, ना कि राष्ट्रपति, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो जो कहा गया है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसमें जो है ये वाला हमारा सही है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नीति आयोग। और जो सेकेंड है कि क्वेकरल साइंस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट, ठीक है। और सी है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। और डी है शिक्षा मंत्रालय। तो इसका डी ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो इंडिया रैंकिंग 2020 के नाम से थी, ठीक है, उसी में ये रैंकिंग प्रदान की गई थी और उसके 5 पैरामीटर रखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत ने सैन्य रसद समझौते किए हैं। तो ए ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो देखो इसमें कॉम कासा जैसे ये एग्रीमेंट है, ये तो इनके साथ किए ही हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ भी किए, ऑस्ट्रेलिया के भी साथ कर रखे हैं, और जो दक्षिण कोरिया के भी साथ कर रखे हैं, और जापान के साथ भी किया है, उसके साथ यूके से भी किए हैं। ये मतलब सैन्य समझौते जो रसद वाले हैं, ठीक है। लेकिन इजराइल से कोई समझौता इन लोगों ने नहीं किया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 94। इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले एलिशा परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह त्वरित एंटीबॉडी परीक्षण है, ठीक है। इसका उपयोग जीका वायरस का निदान करने के लिए किया जा सकता है, और इसे इम्यूनोओसे यानी प्रतिरक्षा जांच के संचालन के लिए रेडियो इम्यूनोअसे विधि के विकल्प के रूप में विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो एलिशा परीक्षण का काम ही यही होता है। वैसे तो एड्स का भी इससे परीक्षण किया जाता है, और निम्न रक्तता के लिए भी किया जाता है। मतलब इम्यूनिटी वाले जो भी संबंधित हैं वो सारे के सारे परीक्षण इसी के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब कोई भी आए तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 95। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति को लोक हित में राज्यों के मध्य या राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। सेकेंड है कि संसद ने अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से आंतरिक वाणिज्यिक परिषद का गठन किया है। तो इसमें जो बात की जा रही है, तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट से सही है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं, इसमें 95 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें देखो ये भी नहीं, ये गलत है। ये जो ये काम होता है, जो ये लोक हित में राज्यों के मध्य और राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति होती है वो संसद के पास होती है, आर्टिकल 302 के अंतर्गत, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो ये गलत है। और जो ये आपको देखने को मिलेगा कि संसद ने अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य समागम के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया है, तो ये भी गलत है। ये
प्रोविज़न तो किया गया है आर्टिकल 307 और 302 में, ठीक है, लेकिन इसका अभी तक जो है इंडिया में ऐसा कोई काउंसिल नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये गलत है दोनों स्टेटमेंट, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भौतिक और डिजिटल दोनों भुगतान प्रणालियों के लिए पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल संबंधी मूलभूत संबंधी सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की निधि देता है, ठीक है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सृजित और प्रशासित है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, ये आरबीआई द्वारा सृजित किया गया है और उसी के प्रशासन में कार्य करेगा। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ये राशि दी जाएगी ये पॉइंट ऑफ सेल भौतिक और डिजिटल दोनों भुगतान के लिए पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से 500 करोड़ है रखी गई है, उसमें से 1.2 मतलब हाफ यानी 250 करोड़ आरबीआई इसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, बाकी सरकार का इसमें होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 97 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी BIRAC के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, ठीक है। तो इसका देखो ये ऑप्शन सही है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है। और ये इसकी स्थापना की क्यों गई है, क्योंकि जो mRNA पर जो वैक्सीन का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो mRNA जो टेक्नोलॉजी है उसी का प्रयोग करके पहली बार वैक्सीन बनाने की बात की जा रही है कोविड-19 के लिए, तो उसी का एक ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें कुछ केस यानी वाद दिए हैं और उसके परिणाम क्या निकले थे, ठीक है, क्या निर्णय बनकर आए थे उसके बारे में। तो फर्स्ट है कि डीसी वाधवा वाद 1987। तो विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित करवाने के किसी भी प्रयास के बिना समापन प्रयोजनार्थ अध्यादेशों का क्रमिक पुनः प्रख्यापन संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड है कि कूपरवाद में कहा गया था कि अध्यादेश के प्रख्यापन में राष्ट्रपति के समाधान को दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। थर्ड है कि AK राय बनाम भारत संघ ने कहा था कि इन्होंने कहा कि अध्यादेश प्रख्यापन की शक्ति विधायी शक्ति की है, जिसका तात्पर्य यह है कि मंशा को प्रश्न नहीं जा सकता, क्योंकि यह किसी भी एक प्रकार से विधायिका से संबंधित मामला है, ठीक है। और TK वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में अगर बात की जाए तो इसमें अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यकता तब होती है जब ठोस आधार मौजूद हो, न कि प्रत्येक सामयिक और क्षणिक चुनौती के आधार पर। तो ये वेंकट रमन में नहीं कहा गया था, ये तो DC वाधवा में कहा गया था, ठीक है। तो ये गलत है, ये DC वाधवा का वाद में निर्णय आया था ये भी, ठीक है। और ये इन्होंने वेंकट रमन ने तो कहा था कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति है, ठीक है, इसके अध्यादेश की शक्ति पर निर्णय की उनके बारे में बात की थी, ठीक है, उसको जारी करने के संबंध में। तो ये गलत स्टेटमेंट है। और ये हमारा सेकेंड जो थर्ड स्टेटमेंट है NK राय के बारे में, तो ये भी हमारा गलत है। जो नहीं NK राय ने सॉरी जो ये वाद आया था ये NK राय में आया था। जो अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय संबंधी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तब तक ठोस आधारों पर मौजूद होगी, ठीक है। तो ये NK राय में निकल के आया था, ना कि विकी वाधवा में। वाधवा ने दिया था, जो DC वाधवा ने दिया था कि अध्यादेश प्रख्यापनों की शक्ति विधायी शक्ति थी, जिसका तात्पर्य है कि मंशा को प्रश्न नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक प्रकार से विधायिका से संबंधित मामला है, ठीक है। तो ये जो वाधवा केस हुआ था DC वाधवा 1987 का, उसमें कहा गया था। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और फर्स्ट एंड सेकंड सही हैं, क्योंकि ये जो वाधवा का निर्णय आया था कि विधानसभा विधेयक को पारित करवाने के किसी भी प्रयास के बिना समान प्रयोजनार्थ अध्यादेशों को क्रमिक पुनः प्रख्यापन संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। और कूपरवाद में जो अध्यादेश प्रख्यापनों को राष्ट्रपति के समाधान दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सही हो गया इसमें C ऑप्शन, ठीक है।
सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति का सचिवालय राष्ट्रपति का संसद में दिया जाने वाला अभिभाषण तैयार करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों की कार्रवाइयों का भाग है और उसमें सम्मिलित है, ठीक है, इसमें सम्मिलित है। और थर्ड है कि धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित न होना सरकार की पराजय के समतुल्य होता है, यह सरकार के गिरने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो सही बात है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं होगा तो लगेगा कि मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका बहुमत नहीं है, उसमें उसको विश्वास प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों भाषणों की कार्रवाइयों का भाग है, इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसका जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये राष्ट्रपति सचिवालय तैयार नहीं करता है, ये आपको देखने को मिलेगा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड थर्ड सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और इनका जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो 87 आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है संयुक्त, ठीक है, दोनों सदनों को। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट। इसमें कहा गया कि भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संसदीय कार्य मंत्री इस समूह का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, और यह उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है। तो देखो जो इसमें कहा जा रहा है कि पदेन अध्यक्ष के बारे में, तो ये गलत है। इसमें जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है इसका, ना कि जो ये संसदीय कार्य मंत्री का जो पदेन समूह का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये लोकसभा स्पीकर इसका अध्यक्ष होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार का प्रदान करता है, ठीक है। और इनकी स्थापना कब हुई थी उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है, 1995 इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना तो 1948 में हुई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइज यार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया कीजिए, लाइक कर देते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है, हम कंटिन्यू वीडियो लेके आते हैं, वरना फिर मोडल डाउन हो जाता है। तो मन करता है यार इतनी मेहनत क्यों करें, क्योंकि यार 5-6 घंटे लगा देते हैं आपको वीडियो बनाने में। तो यार आपको मैं 5-6 घंटे लगाता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कोई फीस भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, पूरे फ्री वीडियो है हमारे। फिर भी आप लोगों को मतलब मैं 5 घंटे लगा सकता हूँ, आप 5 सेकंड नहीं लगा सकते। और 5 सेकंड में लाइक करने में तो 1 सेकंड नहीं लगता, और शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। तो यार थोड़ा सा कर लिया करो, अच्छा लगेगा, मुझे भी आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना हूँ, और इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।